Good evening, all of you. Good evening, Good sir. evening, sir. NCERT वगैरह है सबके पास? You have kept the book with you? Yes, sir. तो NCERT का तुम पेज 338 निकाल लो. This should be your page 338. If you have a slightly older edition, then it will be, I think, 330 page. जो टॉपिक होगा आज का, we'll be doing reactions involving cleavage of carbon-oxygen bond in alcohols. सबने निकाल लिया पेज? Yes, Yes. no? Okay. आवाज ठीक आ रही है सबको मेरी? Yes. Yes, sir. ओके, देखो तुम अगर कोई भी अल्कोहल लेते हो, CH3, CH2OH, इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, ये बना CH3 CH2ONA, साथ में आया हाफ H2. ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखो और बताओ इसमें अल्कोहल के पर्सपेक्टिव से उसका कौन सा बॉन्ड टूट रहा है अल्कोहल का. रिएक्टेंट चेक करो और प्रोडक्ट चेक करो और आंसर दो मुझे. अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? Which? OH. ये हमने लास्ट पढ़ा था, OH बॉन्ड. दिस इज बेसिकली एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स. इसका ऑर्डर था प्राइमरी एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स में, तो प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव और प्राइमरी इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी. तो अल्कोहल का अगर OH बॉन्ड टूटता है, then the reactivity is of this order. Again we take an alcohol. इसमें मैंने HBr या HCl डाला, सपोज HBr डाला. सबसे पहली ऑर्गेनिक की जो क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया था ये NSR प्रोडक्ट है. जल्दी बोलो, अल्कोहल में HBr डालते हैं क्या बनता है? H3, CH2, Br. Br. न्यूक्लियोफिलिक से Br ने OH को हटा दिया, वाटर निकल गया. अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. अल्कोहल देखो और प्रोडक्ट देखो, बताओ अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? CO. CO बॉन्ड टूट रहा है, ध्यान से देखो, CO बॉन्ड टूट रहा है. अब ये CO बॉन्ड में जब अल्कोहल का टूटता है तो इसमें कार्बोकटायन बनता है. कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर भी ये होता है. सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल आल्सो. अगर बोर्ड एग्जाम में पूछें कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, दैट क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग because it will depend upon the reaction. What you have to understand, अगर हम इस बॉन्ड के टूटने की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा, प्राइमरी सबसे रिएक्टिव होगा. अगर हम अल्कोहल के इस बॉन्ड के टूटने की बात कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा. तुम्हें ये चीजें समझ आ रही हैं जो लिखा है मैंने? बात समझ आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes. Alcohol in absolute terms reactivity cannot be asked. That's a wrong question. When you look at the reaction, you have to figure out whether the bond which is cleaving is OH or CO. If it is CO, then tertiary alcohol is going to be the more reactive one. अब यहाँ पे NCERT में
ये तुम्हारा पेज होना चाहिए 338। टॉपिक मैंने हाईलाइट किया हुआ है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। इसके आगे ये अल्कोहल जहां लिखा है इसके आगे जगह खाली है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो, जस्ट पुट अ ब्रैकेट एंड राइट in this carbocation is formed. In this carbocation is formed. So the reactivity order in this carbocation is formed. So the reactivity order of alcohol is क्या लिखें? In this carbocation is formed. So the reactivity of alcohol will be tertiary is greater than secondary is greater than primary. नोट करो, ये लिखना है आपने. In this the reactivity order will be tertiary is greater than secondary is greater than primary. NCERT में लिखो इसको. अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना, आराम से, पेशेंटली. अगर यहाँ पे Br की जगह Cl होता तो यहाँ पे Br नहीं बनता, यहाँ पे क्या होता? Cl होता. This logic, this reaction with HCl forms the basis of Lucas test. अब बुकलेट का पेज नंबर 12 निकालो. सबके पास बुकलेट है इस वक्त? पेज नंबर 12 निकालो. पेज नंबर 12. निकाल लिया? उसके नीचे लुकास टेस्ट लिखा होगा, देखो एक बार. Got it? Yes, sir. Yes, sir. उसमें अब जो तुमने आराम से समझना है, एक पहला क्वेश्चन तो यह है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है. उसमें हर एरो के ऊपर लिखा हुआ है HCl और ZnCl2. जब HCl और ZnCl2 एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट. कंसेप्ट क्या है इसमें? यहां पे ये जो होगा ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस है, पानी डाला हुआ तुमने टेस्ट ट्यूब में. जब तुम HCl डालोगे इसके अंदर क्लोरो बनेगा और साथ में वाटर बनेगा. वाटर में वो डिजोल्व नहीं होता तो टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी आ जाती है. टर्बिडिटी का मतलब होता है जैसे अगर वाटर में सोप हो तो तुम्हें उस टेस्ट ट्यूब के थ्रू नजर नहीं आएगा. दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी और हेजीनेस, क्लाउडीनेस. द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर क्लियर. अब पेज नंबर 12 के बिल्कुल एंड पे देखो, बिल्कुल लास्ट में, टर्शरी अल्कोहल जब लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरो बन रहा है. मैंने उसके नीचे लिखा है टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली. मिला सबको? Yes, sir. शुड आई शो यू? अरे ये होगा, यहाँ पे लिखा है टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली. Yes. गॉट इट? ओके. सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनना है, टर्शरी वाला फटाफट बना देगा, अल्कोहल फटाफट रिएक्ट करेगा. सेकेंडरी वाले में जब तुम यही रिएजेंट डालते हो, लुकास रिएजेंट डालते हो, टर्बिडिटी जो आती है टेस्ट ट्यूब के, तो पहले टेस्ट ट्यूब क्लियर होता है. दैट विल टेक अराउंड 3 to 5 minutes. सीधा टर्बिडिटी नहीं आती है. और अगर प्राइमरी में रूम टेम्परेचर पे तुम डालोगे, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, टेस्ट ट्यूब क्लियर ही रह जाएगा, उसमें हेजीनेस नहीं आएगी. तो जहां पे अब जो तुम्हें नजर आ रहा है, जो मैंने हाईलाइट किया, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, उसके साइड पे लिखो, उसके साइड पे नोट कर लो, ये पूछ सकते हैं पेपर में. इन प्राइमरी टर्बिडिटी ओनली अपीयर्स ऑन हीटिंग. बच्चा जो अभी हाईलाइटेड है ना स्क्रीन पे, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, उसके साइड पे लिखो इन प्राइमरी टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली ऑन हीटिंग. अब कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो. ये 3 टेस्ट ट्यूब हैं, ये तीनों बिल्कुल क्लियर हैं.
एक पे लेबल लगा हुआ है एक्स, एक पे लेबल लगा है वाई, एक पे जेड। हमें बताना है कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। तो लुकास टेस्ट में क्या करते हो, तुम सबके अंदर HCl कंसंट्रेटेड और ZnCl2 डालो। जैसे ही तुमने इसके अंदर ये डाला, अगर ये पूरा क्लाउडी हो गया, इसके थ्रू नजर आना बंद हो गया इमीडिएटली, कौन सा अल्कोहल होगा? टर्शरी। अगर इस क्लाउडीनेस को आने में 3 से लेकर 5 मिनट लग गए तो ये टर्शरी नहीं होगा। कौन सा अल्कोहल होगा? सेकेंडरी। और अगर रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी आता ही नहीं है, क्लियर ही रहता है सोल्यूशन, तो कौन सा अल्कोहल होगा? प्राइमरी। ठीक है। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है, और ये गलती करते हैं बच्चे। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल या कोई भी अल्कोहल एंड इथेनॉल? You cannot write Lucas. It's a wrong test. Lucas अल्कोहल को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए, अगर मुझे वो अल्कोहल और एल्डिहाइड दे रहे हैं, मैं पेपर में टॉलरेंस लिख के आऊंगा या 2,4-DNP लिख के आऊंगा। लुकास को बाकियों के साथ नहीं, अल्कोहल और अमाइन का टेस्ट आ जाए तो अमाइन का टेस्ट होता है कार्बल अमाइन। लुकास सिर्फ अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से। तो मैंने बहुत क्लियरली, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। बोर्ड एग्जाम में आज काफी साल पहले एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज लुकास रिएजेंट? तो तुमने लिखना है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 इकट्ठे अगर ये होते हैं, इसको लुकास रिएजेंट बोलते हैं। टेक्निकली करेक्ट आंसर ये है उसका, यूजुअली दोनों इक्विमोलर होते हैं, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, सो यू कैन अवॉइड दैट। HCl और ZnCl2 जब एक साथ होंगे उसको लुकास रिएजेंट बोलेंगे। अब इसके साइड पे लिखो, यहाँ पे जगह खाली है जहां मेरा कर्सर है अभी, वहां पे लिखो, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन relative stability of carbocation. This test is based upon relative stability of carbocation. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. साइड में बड़ा सा लिख लो SN1। ये रिएक्शन किससे हो रहा है? SN1। एंड आई एक्सपेक्ट एवरीबडी टू नो व्हाट इज SN1 SN2। अब एनसीईआरटी पे आ गए हम। एनसीईआरटी में आप ये लाइनें मार्क कर लो, जो मैंने हाईलाइट किया एनसीईआरटी में मार्क कर लो। अब इसका यहाँ पे लुकास टेस्ट मेंशन है, उन्होंने एनसीईआरटी में इक्वेशन नहीं दिया, इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, बुकलेट में है। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स। दिस वी हैव डन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। 12th का पहला ऑर्गेनिक का रिएक्शन ही है। अल्कोहल में PCl3 PCl5 या SOCl2 डालते हो, क्लोरो बन जाता है। याद है आप सबको, पढ़ाया काफी बार। Yes. अगर एसिड में डालते हो तो एसिड क्लोराइड बन जाता है, अल्कोहल में डालते हो तो क्लोरो बन जाता है। तो यहाँ पे लिख लो, इसके साइड पे, सेकंड वाले के साइड पे लिख लो, इसके साइड पे लिख लो PCl3, जहां मेरा कर्सर है वहां लिख दो PCl3 PCl5 SOCl2, अपने आप याद आ जाएगा। अब ये हम क्लास में कर चुके हैं, दिस वाज योर क्लास 15, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें दो आंसर हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन गिव यू एन एल्कीन, उसका भी हमने मैकेनिज्म किया था। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन गिव यू ईथर, उसका भी मैकेनिज्म किया था हमने। इसमें 443 टेम्परेचर रखना होता है, उसमें 413 रखना होता है। ये तुमने एनसीईआरटी में मार्क किया होना चाहिए। और ये जो मैकेनिज्म अब तुम्हारे सामने आ रहा है, नजर आ रहा है, ये हमने किया था। इसका शॉर्टकट था H+ आएगा, वाटर जाएगा और H+ जाएगा। ये क्लास 15 में हमने किया था, याद आ रहा है सबको ये मैकेनिज्म? Yes, sir. Yes. में भी कार्बोकेटाइन बनता है, तो टर्शियरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना आसान होता है। ये सारे रिएक्शन हम वो पढ़ रहे हैं जिसमें CO बॉन्ड टूट रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट यू लर्नड इन 12th।
अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं एसिड बनता है, पढ़ा हुआ सबने। अगर एल्डिहाइड पे रुकना हो तो क्या डालते हैं, फटाफट बोलो एक सेकंड में। PCC, पीसीसी। और इससे सीधा यहाँ जाना हो तो क्या डालते हैं, MnO4, KMnO4। और इससे सीधा यहाँ वापस आना हो तो क्या डालते हैं, LiLH4, अरे पढ़ा आता है सबको। Yes, अब जब मैंने पहली क्लास पढ़ाई तो एक इंस्टिंक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, पहला क्वेश्चन पीसीसी क्या होता है, तब मैं उनको वो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीसीसी याद करो। पर अब तुम्हें पीसीसी की फुल फॉर्म याद करनी है। ये जो है ये स्टोरी टॉप के लिखी हुई है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं एसिड। हमने 12th शुरू यहां से की थी। अब ये पीसीसी की फुल फॉर्म है जो आपने याद करनी है, इसको अंडरलाइन करो, पेरिडाइनियम क्लोरोक्रोमेट। सॉरी, ये मार्क कर लो, जो मैंने हाईलाइट किया इसको मार्क कर लो। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, तुम ध्यान से देखो, जो मैंने इक्वेशन हाईलाइट किया उसमें डबल बॉन्ड भी और अल्कोहल भी है। तुमने पीसीसी डाला, डबल बॉन्ड इंटैक्ट है, वो इतना स्पेसिफिक रिएजेंट है, डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता। तो ये आपने याद रखना है, इसके साइड लिख लो, आई विल सजेस्ट लिख लो, एक लाइन यहाँ पे लिख लो, इसके यहाँ पे पीसीसी डजंट इफेक्ट डबल बॉन्ड, पीसीसी डजंट इफेक्ट डबल बॉन्ड। प्राइमरी अल्कोहल कोने पे लगा होता है, कॉर्नर पे, तो उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल बीच में लगा होता है, उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटो बनेगा, उसमें पीसीसी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बताया था CrO3 काम करेगा भाई, याद है? Yes, sir. yes, sir. तो यहाँ CrO3 लिखा हुआ है। अब होता क्या है, एक क्वेश्चन लिखना भी तुमने, मैं आंसर लिख पा रहा हूँ। अल्कोहल ना ये है, ये अल्कोहल है। जब भी तुम इसको ऑक्सीडाइज करोगे ना ये बन जाएगा, और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया, इथेनॉल लिया, इसको ऑक्सीडाइज किया मैंने, एल्डिहाइड बन गया। जब भी जहां पे COH होता है ना वहां डबल बॉन्ड O कर दो। अब मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, बीच में लगा हुआ है, अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो जहां OH लगा उसको C डबल बॉन्ड O करूंगा तो कीटो बन गया। अब मैं टर्शियरी अल्कोहल लेता हूं, अब जो मैं इसका प्रोडक्ट बना रहा हूं ऑक्सीडेशन पे, कैन यू टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट? क्या गलती है? We can't say. Carbon के 5 bonds, कार्बन के 5 बॉन्ड हैं। प्राइमरी अल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, सेकेंडरी भी, टर्शियरी ये तो बन नहीं सकता, तो उसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा? सीसी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे ये एग्जाम में आया हुआ है, आप प्लीज इसके साइड पे, इस पैराग्राफ के साइड पे जो मैंने हाईलाइट किया उसके साइड पे क्वेश्चन लिखो, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज टर्शियरी अल्कोहल्स, why it is difficult to oxidize tertiary alcohols? आंसर लिखो, because it involves, क्वेश्चन है बच्चा, why it is difficult to oxidize tertiary alcohol? आंसर है because it involves breaking of strong CC bond, because it involves breaking of strong CC bond. Are you clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब एक एक्स्ट्रा लिखना है तो लिख लो, ईज, ये कहीं लिखना है तो लिख लो इसको, ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तुम्हारा आंसर होता है प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। प्राइमरी ना कॉर्नर पे लगा होता है तो उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस हमेशा कम होगा, तो
ये आने का चांस नहीं है इसे पेपर में, बट अगर पूछ लेते हैं व्हाट इज द ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। अब आप मुझे ये बताओ, ये पीसीसी है, तुमने पीसीसी का क्या ऑल्टरनेटिव पढ़ा था? कॉपर एट, Copper 573. अब मैं जो बता रहा हूँ पेपर में वही आएगा क्योंकि वो टेढ़ा क्वेश्चन है। अब ध्यान देना, सेकेंडरी अल्कोहल हो तो पीसीसी बहुत महंगा होता है, उसकी जरूरत नहीं है, CrO3 लिख दो, कीटोन में तो आगे ऑक्सीडाइज होना नहीं है। यहाँ पे भी तुम कॉपर 573 लिख सकते हो। तो पीसीसी जो काम करता है कॉपर 573 वही काम करता है, या CrO3 जो काम करता है कॉपर 573 वही काम करता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। पर टर्शरी में अगर तुम कॉपर एट 573 केल्विन डाल देते हो, सीसी बॉन्ड तो ये तोड़ नहीं सकता, इतना माइल्ड होता है ये, इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट रिएक्शन, इसमें से वाटर निकाल देता है, तो तुम्हारे पास एल्कीन बन जाता है। दिस इज एन एक्सेप्शन, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, इसमें डिहाइड्रेशन होना शुरू हो गया। और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार एक्सेप्शंस ही आती हैं। पीसीसी जो काम कर रहा है कॉपर 573 वही करता है प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी, पर टर्शरी में वो एल्कीन बना देता है। इसमें तुमने जिसको मैं, ये टर्शरी पे मेरा इस वक्त कर्सर है, इसमें यहाँ पे लिखो, इसके नीचे जहां कर्सर है यहाँ लिखो एल्कीन, और इसको मार्क कर लो जो हाईलाइट किया है, स्टार लगा लो इस पे, ये एक्सेप्शन है, ये इक्वेशन टिक कर लो, डबल टिक कर लो। उल्टे क्वेश्चन आते हैं पेपर में कई बार। What happens when a tertiary alcohol is treated with copper at 573 Kelvin? Alkene is formed through the process of dehydration. Water निकल जाएगा उसमें से। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बाकी कोई sir. एक्सेप्शन नहीं है। और पीसीसी की फुल फॉर्म आप याद कर लेना, ये उसकी फुल फॉर्म है, ये मार्क्ड होना चाहिए बुक में, ठीक है। अब हम आते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल पे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, पेज के टॉप पे लिखो, ये पेज नंबर है 341, इसके सबसे टॉप पे जहां मेरा कर्सर है यहाँ पे लिखो प्लस आर इफेक्ट strongly activating, plus R effect strongly activating, orthopara directing. I'll repeat, plus R effect strongly activating, orthopara directing. तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देता है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पे या पैरा पे। अब आपने जो क्लास में पढ़ा हुआ है, जब भी तुमने नाइट्रेशन करनी होती है, नाइट्रेशन बेंजीन की सपोज नाइट्रेशन करना है, तो तुम दो एसिड यूज करते हो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको हीट करते हो। पढ़ा है सबने क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस, Yes, sir. नाइट्रेशन के लिए दो एसिड चाहिए होते हैं और हीट चाहिए होता है। फिनोल इतना रिएक्टिव होता है कि उसके केस में जब नाइट्रेशन करनी है, अब ये इक्वेशन जो स्क्रीन पे देखो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन हो रहा, तो मैं पूछेंगे फिनोल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट क्यों हो जाता है? बिकॉज इट इज हाईली एक्टिवेटिंग। इफ दे आस्क यू व्हाई इट इज हाईली एक्टिवेटिंग, तुमने लिखना है प्लस आर इफेक्ट है। यहां तक क्लियर है? तो नाइट्रो कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पे आ रहा है और पैरा पे आ रहा है। अब ये दोनों ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल आपस में आइसोमर्स हैं, मॉलिक्यूलर मास सेम है, और इनके बॉइलिंग, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज ह्यूजली डिफरेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर। अब ये 11th का टॉपिक है। को और महीने मैसेज करता अगर रहूंगा। एक मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, देन यू कॉल इट इज इंट्रा। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, ऐसे ये 3 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं पूरे सिस्टम में, देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंटर। अगर एक मॉलिक्यूल अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है तो इंट्रा की वजह से ये मॉलिक्यूल दूसरे से, इसका इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इंटर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है।
इफ आई से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इंटरनेशनल, इसका मतलब होता है 2 अलग अलग कंट्री के लोग होंगे उसमें, 2 डिफरेंट। When different molecules are associated, boiling point increase हो जाता है। वाटर बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर अगर इंटर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली कम हो जाता है, इजिली इसके वेपर बन जाएंगे। These substances will be highly volatile, आराम से वेपर बना देंगे ये। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। ये पूरा पैराग्राफ मार्क करो और उसके साइड पे लिखो आंसर 8, आंसर 8 लिख लिया। अब इसके साइड पे जहां लिखा है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इंट्रामोलिकुलर, इसके साइड पे लिखो बॉइलिंग पॉइंट, लिख के डाउनवर्ड एरो बना लो। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है इसकी वजह से। और पैरानाइट्रो में ध्यान से देखो, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जहां इंटरमोलिकुलर लिखा है, जहां मेरा इस वक्त कर्सर है, उसके साइड पे लिखो बॉइलिंग पॉइंट, लिख के एरो ऊपर का बना लो, इससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इंट्रा की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इंटर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आ रहा है सबको समझ? Yes, sir. तो दोनों को अलग करना बड़ा आसान हो गया। अब ये पढ़ो, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। वाटर बात में रख के भी हो जाएगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल, उसके वेपर आसानी से बन जाते हैं ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके वेपर आसानी से इसलिए बनते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बड़ा कम होता है। व्हाइल पैरानाइट्रोफिनोल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच कॉजेज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक सवाल बोर्ड एग्जाम में हो सकता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? सीधा आंसर लिखना है पैरा का, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। विच इज मोर वोलेटाइल, कि कौन जल्दी वेपर बनाएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ऑब्वियसली आंसर होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिसका मैंने तुम्हें आंसर मार्क कराया है, वो क्वेश्चन देखो यहाँ पे। दिस इज द क्वेश्चन व्हिच केम इन। ये रीड करो जरा, 8th क्वेश्चन पढ़ो इसका। क्या आंसर लिखोगे आप? Ortho isomer. क्या आंसर है? ऑर्थो? Yes. व्हाई? Due to intramolecular. ड्यू टू, To intramolecular Due to hydrogen. तुम्हारा आंसर है intramolecular ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आ रहा है सबको समझ? क्लियर है आंसर? Yes, sir. Yes, sir. So your answer, I'll repeat the answer again. It is orthonitrophenol because it forms intramolecular hydrogen bonding. So it has very low boiling point. Thus it is highly volatile in nature. That's your answer. Let's come back. अब इसमें तुमने जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला, वो ऑर्थो पे आ रहा है या पैरा पे आ रहा है? दोनों आइसोमर्स हैं, दोनों को अलग करना बड़ा आसान होता है डिस्टिलेशन। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। तो इस स्ट्रक्चर पे यहाँ पे टिक करो और इस पे भी टिक कर लो। दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आने, उसके मार्क्स हैं पेपर में। अब तुम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हो फिनोल में तो तीनों नाइट्रो लग जाते हैं। तुम्हें मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, ये पिक्रिक एसिड याद है, लिखवाया था स्पेशली, यू रिकॉल? Yes, yes. पिक्रिक एसिड इज हाईली एसिडिक। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था, वो टेस्ट भी देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो पिक्रिक एसिड यहाँ लिखा हुआ है, आपको अंडरलाइन कर लो इसको, पिक्रिक एसिड को। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये वाला पेज समझ आया है सबको? और तुमने यहाँ पे साइड पे लिख लिया आंसर 8? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। अब इस वक्त आई जस्ट थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ। इस वक्त स्क्रीन पे तुम्हें 2 इक्वेशन नजर आ रही हैं। कैन यू सी ए और बी इस पेज पे, हैलोजिनेशन वाले पेज पे? अब Yes, sir. यहाँ पे जो बी वाला है, बी वाला, इसके एरो पे, बी वाले के एरो पे खाली एरो, इसके ऊपर वाटर लिखो, H2O लिखो बी वाले के एरो के ऊपर। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है बी वाले में, जो प्रोडक्ट बन रहा है जो तुम्हारे सामने 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, इसके आगे ब्रैकेट डाल के लिखो व्हाइट पीपीटी। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बट इसके आगे लिख लो व्हाइट पीपीटी। और अब इसके साइड पे लिखो टेस्ट, यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है यहाँ पे लिख लो टेस्ट रिएक्शन, टेस्ट रिएक्शन।
ये फिनोल का एक टेस्ट है। तुमने फिनोल का एक और टेस्ट पढ़ा हुआ है, कौन सा टेस्ट पढ़ा हुआ है? कपलिंग। कपलिंग रिएक्शन। बोर्ड एग्जाम में पक्का कपलिंग लिख के आना। पर ये भी फिनोल का टेस्ट है। फिनोल में तुम ब्रोमीन डालते हो, ब्रोमीन वाटर डालते हो, 3 जगह ब्रोमीन आ जाता है, व्हाइट पीपीटी बन जाता है। ये फिनोल का टेस्ट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, व्हाइट पीपीटी आता है। अब जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, इफ यू लुक एट बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, दोनों में तुम ब्रोमीन डाल रहे हो, एक में मीडियम वाटर है और एक में CS2 है, तुम्हारे प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं। सो दिस इज अ मीडियम सेंसिटिव रिएक्शन। मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब ध्यान से पहले समझना, क्वेश्चन समझना, आंसर मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं। दिस इज फिनोल, अगर मैं इसमें ब्रोमीन ऐड करूं इन प्रेजेंस ऑफ CS2, ब्रोमीन एक जगह आएगा, ऑर्थो पे या पैरा पे, मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक जगह आ रहा है। यही फिनोल है, उसमें मैंने ब्रोमीन डाला, बट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ब्रोमो 3 जगह आ जाता है। इस केस में 3 जगह आ रहा है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है? मोनो। हमने आंसर करना ऐसा क्यों हो रहा है? CS2 पे चार्ज नहीं होता है, ये जो सॉल्वेंट है ये नॉन पोलर है। वाटर इज सपोजिटली अ पोलर सॉल्वेंट। अब तुम क्वेश्चन लिखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर दोनों लिखवा रहा हूं, पहले क्वेश्चन लिखो। व्हाट यू कैन डू इज दैट, तुम एनसीईआरटी में इस पेज पे काफी जगह खाली है, देखो यहाँ पे जहां मेरा इस वक्त कर्सर है वहीं पे लिख लो। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन है अब, ठीक है। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। Bromination of phenol in presence of water gives tri-substituted product, but in presence of CS2 it gives mono-substituted product. Explain. लिख लिया सबने क्वेश्चन? Yes, sir. Can anybody repeat the question? Bromination of phenol in presence of water gives tri-substituted product, but in presence of CS2, it gives mono-substituted product. Explain. But in presence of CS2 it gives mono-substituted product. ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूं, पर मैं उससे पहले एक बार आपको समझा देता हूं आंसर। वाटर कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर। पोलर सॉल्वेंट में चीजें टूट जाती हैं। मैंने यहाँ पे गलती की थी, यहाँ पे OH होना चाहिए था, आई एम सॉरी। अब पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में चीजें टूट जाती हैं, तो फिनोल अगर वाटर की प्रेजेंस में होगा तो फिनोल इमीडिएटली टूट जाएगा। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, वो एसिडिक होता है, तो वाटर की प्रेजेंस में फिनोल फिनॉक्साइड बना देता है। फिनॉक्साइड का भी प्लस R इफेक्ट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा, जो नेगेटिव है उसके लिए रिंग को इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है। तो जो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों का प्लस R इफेक्ट है। पर इस पे नेगेटिव है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो रिंग की एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो व्हेन यू ऐड फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ये लिख के आए बोर्ड एग्जाम में, पोलर सॉल्वेंट, तो उसमें फिनोल टूट के फिनॉक्साइड बना देता है, और फिनॉक्साइड की जो एक्टिविटी है वो फिनोल से ज्यादा होता है, तो इसलिए कितनी जगह लग जाता है? वो 3 जगह। आंसर लिखो। वाटर बीइंग पोलर सॉल्वेंट
water being polar solvent, phenol ionizes in water. Water being polar solvent, phenol ionizes in water to form phenoxide ion, which is more activating than phenol. Water being polar solvent, phenol ionizes in water to form phenoxide ion, which is more activating than phenol. So, tri-substitution happens. So, tri-substitution कितनी जगह लग जाएगा? 3 जगह. So, tri-substitution happens. लिखा सबने? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, इसी में कंटिन्यू करो. CS2 is non-polar. CS2 is non-polar. So phenol cannot ionize. So phenol cannot ionize and gives a mono-substituted product. And gives a mono-substituted product. एक जगह आ जाएगा. और इन दोनों में से कौन सा टेस्ट रिएक्शन है? ब्रोमीन इन CS2 या ब्रोमीन इन वाटर? Bromine water. ये वाला टेस्ट रिएक्शन है. आर यू क्लियर दैट दिस इज द टेस्ट रिएक्शन? Yes, sir. Yes. ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा डन है. अब तुम यहाँ पे कोल्बेज रिएक्शन दिया, इस पे मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट. जो नंबर 2 है मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पेज पे रीमर टीमन दिया है, ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. रीमन टीमन पे मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रीमर टीमन रिएक्शन पे मार्क करो. तो ये 2 नेम रिएक्शंस अभी हम कर रहे हैं, कोल्बेज और रीमर टीमन. एक में फिनोल के साथ एसिड बन रहा है, यहाँ पे देखो जहां मेरा कर्सर है, एक में फिनोल के साथ एल्डिहाइड बन रहा है. तो एक सैलिसिलिक एसिड बनेगा, एक सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा. अब मैं पहले इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला तुम्हें करा रहा हूँ, रीमर टीमन. इस पूरे चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल्स का. ठीक है, एनसीईआरटी में उन्होंने ठीक दिया हुआ है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम. कैन यू ऑल सी यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा है, जहां मेरा कर्सर है, नजर आ रहा है सबको इंटरमीडिएट लिखा हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इसमें कितने क्लोरीन है? इंटरमीडिएट लिखा है उन्होंने, कितने क्लोरीन है? 2. 2. एक बार नेक्स्ट स्टेप देखो, उसमें जहां 2 क्लोरीन है वहां उन्होंने CHO लिख दिया. वो क्लोरीन कहाँ गया? तो उन्होंने बीच में से ना एक स्टेप छोड़ दिया, जिसकी वजह से रिएक्शन समझना मुश्किल हो जाता है. तो मैं एक बार तुम्हें रीमर टीमन पहले बता रहा हूँ. इसका मैकेनिज्म तुम्हारे कोर्स में नहीं है. इसमें ना कार्बा अनायन बनता है ना कार्बोकटायन बनता है. दिस इज द ओनली रिएक्शन. इसमें कार्बीन बनता है. इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बीन है. कार्बीन CBSE में है नहीं, तो यू डोंट नीड टू डू इन डिटेल. मैकेनिज्म वैसे तुम्हारे कोर्स में नहीं है इसका. अब मैं तुम्हें रिएक्शन याद कैसे करना है वो समझा रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा. फिनोल, इसमें आपने डाला NaOH. फिनोल एसिडिक होता है, NaOH बेस है, क्या बनेगा? सॉल्ट, विच आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. यहाँ पे ONA आ गया. इसके साथ तुमने डाला क्लोरोफॉर्म. अब रिएक्शन को मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं. जो मैं येलो में लिख रहा हूं इसमें, वो पेपर में नहीं लिखना है आपने, वो आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है. यहां से जाएगा इस पॉइंट से H, यहां से जाएगा Cl, एक Cl, यहां से H गया, यहां से Cl गया, तो इसमें से HCl निकल गया. तो अगर मैं CHCl3 में से एक Cl निकाल दूं तो क्या बचता है? CHCl2.
एक बार चेक करो, इंटरमीडिएट यही बनाया उन्होंने इसको ब्रैकेट में डाला हुआ एनसीईआरटी में, देखो मिल गया। यहां तक Yes, समझ आता sir. है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। याद क्या करना है कि वहां से एच जाएगा, वहां से सीएल जाएगा, इसको बना दो। अब मैं तुम्हें समझाने के लिए इसको Cl2 की जगह मैं सिर्फ 2 Cl को अलग अलग लिख रहा हूँ, विच इज आई थिंक अंडरस्टैंडेबल कि ये Cl लगेगा, 2 Cl है ना। अब उस टेस्ट ट्यूब में NaOH पड़ा हुआ, तो NSR हो जाएगा। क्लोरो को डालना तो NaOH डाल दो, OH हटा देगा, तो ये बनेगा। दिस इज द वन they didn't show in NCERT and that's why reaction becomes confusing. यहाँ पे 2 OH आ गए। अब मैंने आपको पहले भी बताया, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, क्या निकाल देंगे वो? Water. क्या बन गया बोलो, क्या बनेगा? रिंग के ऊपर ONA, साथ में क्या आ गया? LDI. एल्डिहाइड। उन्होंने, अब एनसीईआरटी चेक करो, ये स्टेप बीच में से खा गए वो, तो समझ नहीं आता 2 क्लोरो का एल्डिहाइड सीधा कैसे बन गया। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम विद द रिएक्शन हाउ दे आर गिवन इन एनसीईआरटी। अब ये ONA है, सॉल्ट है, सॉल्ट में से अगर एसिड चाहिए हो, यहाँ पे वाटर निकला, डाइल्यूट H+ डाल दो तो फिनोल बन जाएगा, ऊपर OH आ गया, यहाँ पे CHO लगा हुआ, यू गेट प्रोडक्ट। दिस इज द मिसिंग लिंक। अब मैंने बुकलेट में दिया हुआ है। माई सजेशन इज कि एनसीईआरटी में ये चारों दिए हुए हैं, 1 2 3 4, तुम एनसीईआरटी में इसको साइड पे लिख लो ये वाले को, तो अपने रिएक्शन याद आ जाएगा क्या हो रहा है उसमें, नोट कर लो इसको, फिर हम बुकलेट से पढ़ लेते हैं इसको। रीमर-टीमन इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, 4 ऑप्शन आते हैं कि रीमर-टीमन में कौन सा अटैक करता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बन क्या करता है, तुम्हारा आंसर है कार्बीन है, इसमें कार्बीन। लिख लिया? Yes, sir. हो गया नोट? यस नो? Yes. नोट करना है आपने, बाकी तो एनसीईआरटी में किया ही हुआ है। अब देखो यहाँ पे बुकलेट में, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 10। ये बुकलेट में तुम्हारी पेज नंबर 10 चेक कर लो, ये रीमर-टीमन दिया हुआ है। फिनोल क्लोरोफॉर्म NaOH, CHCl2 आ जाएगा, यहाँ पे NaOH डाला, NSR हो जाएगा, 2 OH, 2 H में से वाटर गया, एल्डिहाइड, उसमें एसिडिक मीडियम डाल दो, फिनोल बन जाएगा ऊपर। बुकलेट ठीक दिया हुआ है, बुकलेट से करना है तो बेस्ट रहेगा। सबको समझ आता है जो सामने नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। प्रोडक्ट का नाम याद रखना है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है इसमें। अब दूसरा रिएक्शन जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है वो कोल पे है, उसको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे, तो मुझे बताओ फिनोल और इसमें किन एटम्स का फर्क है, इसमें और इसमें किन एटम्स का डिफरेंस है? इन टर्म्स ऑफ एटम्स व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे H लगा होता है, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ध्यान से देखो। CO2, CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तुम क्या करोगे, तुम इसमें NaOH डालोगे, ये सॉल्ट बन जाएगा। अब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, तो ऊपर ONA है, यहाँ पे COH बन जाएगा। अब एसिड फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है, तो प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, एसिड उसको H+ भेज देगा, तो ऊपर OH आ जाएगा, यहाँ CONA आ जाएगा।
उसमें तुम डाइल्यूट H+ डालोगे तो ये बन जाएगा। तुम्हारी बुक हर चीज आसान कर देते हैं, ना टेम्परेचर याद करना है ना प्रेशर याद करना है, कुछ प्रोटॉन ट्रांसफर कुछ याद करने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं यहाँ पे सॉल्ट हो या यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने ऐसे लिखा है इसमें CO2 ऐड करो, सेकेंड स्टेप में इसमें H+ ऐड करो, अपने आप ही बन जाएगा। तुम्हारी बुक में सब कुछ काट दिया उसका, उन्होंने यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में कैसे दिया है इसको। ये टॉप पे दिया हुआ है इसके रीमट के ऊपर देखो, फिनोल में NaOH डाला, ONA आ गया। स्टेप नंबर 1 CO2, स्टेप नंबर 2 H+, अपने आप आ रहा सैलिसिलिक एसिड। ये आया समझ? यस सर। Yes, sir. अब तुमने जो नहीं करना है, थोड़ा सा मैंने इसको बुकलेट में ज्यादा मुश्किल दिया हुआ है। बुकलेट में मैंने यहाँ पे इसी पेज पे रीमट के ऊपर है, इसमें मैंने तुम्हें लिखा है 400 केल्विन 4 to 7, कुछ नहीं है एनसीईआरटी में, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। मैंने शुरू यहाँ से किया ONA से, बिकॉज बच्चों को पता है ONA कैसे बनता है, फिनोल में NaOH डाल दो। उन्होंने कोई प्रोटॉन ट्रांसफर कुछ शो नहीं किया है। आपने ये एनसीईआरटी से याद करना है, जो एनसीईआरटी में गिवन है इसको याद करना है। कोल्बे में सैलिसिलिक एसिड बनता है, रीमर टीमेन में सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। एक और रीमर टीमेन रिएक्शन है, उसमें एसिड भी बनता है, प्रदीप की बुक में IBC में दिया होगा। डोंट राइट दैट इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे कोर्स में एक ही रीमर टीमेन है, उसमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अब ये सेकंड और थर्ड, यहाँ पे कोई टेम्परेचर प्रेशर मेंशन नहीं है, ध्यान से देखो। ये सेकंड वाला और थर्ड वाला सबको क्लियर है? ये दोनों जल्दी बोलो यस नो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये एक नेक्स्ट रिएक्शन टेस्ट में कम से कम मैं 10 बार पूछ चुका हूं। फिनोल के अंदर तुम जिंक डस्ट डालते हो, जिंक डस्ट वो उसको रिड्यूस कर देता है, ZNO निकल जाता है, बेंजीन बन जाता है, पड़ा हुआ है। रिडक्शन ऑफ Yes, sir. फिनोल गिव्स यू Yes, व्हाट? sir. बेंजीन। किया हुआ हम सबने। ये Yes, इंपॉर्टेंट sir. है कन्वर्जन के लिए। नॉर्मली जो कन्वर्जन बोर्ड एग्जाम में वो आती है, वो आती है फिनोल से एसिड बनाओ, बेंजोइक एसिड या बेंजेल्डिहाइड, तो फिनोल से बेंजीन, बेंजीन से टॉलिन, टॉलिन से तुम्हें दोनों आते हैं, इटार्ड करोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर KMnO4 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? Benzoic acid. Benzoic एसिड। acid. ये दोनों कन्वर्जन बोर्ड एग्जाम में आए हैं बड़ी बार। फिनोल बेंजेल्डिहाइड बनाओ या फिनोल से बेंजोइक एसिड बनाओ। फिनोल से पहले बेंजीन बनाना है, दिस इज रिडक्शन विच इज कैरिड आउट विद जिंक डस्ट। एक कन्वर्जन में यूज होगा ही होगा, तो फोर्थ वाले पे भी इंपॉर्टेंट, ये मार्क कर लो। फिनोल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट, मार्क कर लो इसको। आखिरी रिएक्शन आज की क्लास का, दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ द क्लास। मैंने क्लास के थोड़ी देर पहले शुरू में बताया था, OH को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो तो डबल बॉन्ड O बन जाता है। प्राइमरी को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी ऑक्सीडाइज करके कीटो बनता है, टर्शरी को ऑक्सीडाइज होता नहीं है। तुमने लिखा है क्वेश्चन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज टर्शरी अल्कोहल्स, उसका आंसर था बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड। अब ये सोचो कि ये अगर फिनोल होता, तो अब जो मैं बना रहा हूं ये प्रोडक्ट, ये गलत क्यों है? First carbon है 5 bonds. कितने बॉन्ड है कार्बन के? 5। तो फिनोल ऐसे ऑक्सीडाइज नहीं होता। फिनोल को अगर तुम ऑक्सीडाइज करोगे, it loses its aromatic character, it forms something which we call as quinones। इसमें बेंजीन में 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये डाइईन है, 2 डबल बॉन्ड है, डाइईन। तो फिनोल ये इसमें चेंज नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता, कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ा बना देगा, तो ये कोई रिएक्शन नहीं है केमिस्ट्री का। फिनोल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म्स क्यूनोन्स, बेंजोक्यूनोन्स, ये आपने याद रखना है। एंड बेंजोक्यूनोन इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो इक्वेशन अपने राइट पे जहां मेरा कर्सर है, देखो फिनोल में डाला Na2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजोक्यूनोन बन रहा है। ये लाइनें जल्दी से पढ़ लो। तुम लोगों को टेस्ट कब बोला? तुम लोगों का टेस्ट कब है? Wednesday. 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 The test is only from first 7 classes.
only first 7 classes, will not ask anything from 8th class, पर उसको ढंग से करना, अब फेल मत हो जाना. If you fail in that test, it's a real shame. अब देखो यहाँ पे, अब मैं पूरी क्लास एक बार रिपीट कर रहा हूँ. इट शुड टेक मी अराउंड 3 minutes. यहाँ से आज की क्लास शुरू हुई थी. रिएक्शंस जस्ट जल्दी से निकालो पेज 338. रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ कार्बोक्सिल बॉन्ड. इसमें तुमने लिखना है कार्बोकेटाइनिस फॉर्म, इसका ऑर्डर होगा 3-2-1. इसमें तुम्हें लुकास टेस्ट आएगा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टर्बिडिटी पे बेस्ड है. टेस्ट ट्यूब के थ्रू नजर आना बंद हो जाता है. टर्शियरी अल्कोहल टर्बिडिटी अपियर्स इमीडिएटली, सेकेंडरी में 3 to 5 minutes, प्राइमरी नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर. लुकास सिर्फ अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, जैसे हिंसबर्ग जो था वो अमाइंस को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए था. हिंसबर्ग कभी हम यूज नहीं करेंगे हिंसबर्ग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अमाइन एंड अल्कोहल. हिंसबर्ग इज बिटवीन अमाइंस, इसी तरह लुकास इज बिटवीन अल्कोहल्स. उसके बाद यहाँ तुमने वही PCl3 वाला याद करना है. Dehydration is a totally different class. Very important topic. We have already completed this. Dehydration में भी कार्बोकेटाइन बनता है तो ऑर्डर वही होता है 3-2-1. ये उसका मैकेनिज्म है. इसका शॉर्टकट था, वाटर आएगा H+ आएगा, वाटर जाएगा, H+ जाएगा, तो नेट शेल वाटर जाता है इसमें से. ऑक्सीडेशन यू हैव डन इट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स. अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड, एल्डिहाइड पे रुकना है तो PCC, उसका ऑल्टरनेटिव होता है कॉपर 573. मैंने तुम्हें बता दिया सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटो बनेगा, और टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है. ये पैराग्राफ मार्क होना चाहिए. ये एक्सेप्शन है इसकी थर्ड इक्वेशन. अगर टर्शियरी अल्कोहल में कॉपर 573 केल्विन में डालोगे तो एल्कीन बन जाएगा. ये मार्क कर लेना, यही आएगा पेपर में, हमेशा उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं वो. उसके बाद ये दोनों हमने किए हैं. ऑर्थो और पैरा का बॉइलिंग पॉइंट इतना अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि एक में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रा, और एक में कौन सी हो रही है, इंटर. किसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है? इंट्रा. मॉलिक्यूल अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा तो दूसरे से बात भी नहीं करेगा, उसका दूसरे के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है. तो इंट्रा की वजह से रिलेटिवली बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. इंटर में मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ लेते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. फिनोल में अगर कंसर्न नाइट्रिक एसिड डालोगे तो पिक्रिक एसिड आ जाएगा, विच इज हाईली एसिडिक. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मार्क करना है तो कर लेना, ये पूछ सकते हैं, जो मैंने साइड पे हाईलाइट किया. उसके बाद फिनोल में ब्रोमीन वाटर डालोगे, 3 जगह ब्रोमो आ जाएगा, व्हाइट PPD बन जाएगा. ये फिनोल का टेस्ट है. फिनोल में वही ब्रोमो डालोगे पर वाटर नहीं होगा, CS2 होगा, तो एक जगह ब्रोमो लगेगा, क्योंकि फिनोल CS2 में टूटता नहीं है. CS2 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट. Something can form ions only in a polar solvent. CS2 is a non-polar solvent. So phenol ionizes in water rather than CS2. When it ionizes, it forms phenoxide, which is more activating than phenol. So I made you write the question and the answer. Then you have 2 important name reactions, Kolbe's, which gives you salicylic acid. This is the simplest equation of your syllabus. Phenol में ONA, carbon dioxide H+ salicylic acid. Riemer-Tiemann में मैंने तुम्हें बताया एक स्टेप मिसिंग है. ये Cl2 से CHO कैसे आया, 2 OH लग जाएंगे, NSR हो जाएगा. रीमर-टीमन 100% बोर्ड के पेपर में आएगा. उस तरह का रिएक्शन हर साल आता है. फिनोल ऑन रिडक्शन विद जिंक डस्ट गिव्स यू बेंजीन, व्हिच विल ऑलवेज बी यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फिनोल. अब मैं मुझे फटाफट आंसर करो, फिनोल टू एनालिन कैसे होगा, जल्दी बोलो, 5 सेकंड का टाइम है. किसी को नहीं आता फिनोल टू एनालिन? Zn FeHCl बेंजीन आ गया, फिर नाइट्रो, और नाइट्रो को रिड्यूस कर दो SnHCl के साथ. फिनोल, बेंजीन, नाइट्रो, एनालिन. एनालिन से फिनोल बनाना तो डायजोनियम में वाटर डाल के हीट कर दो. दोनों इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं हमारे कोर्स के. और फिनोल को अगर ऑक्सीडाइज करते हो, इट गिव्स यू क्विनोन्स. क्विनोन्स आर नॉट एरोमेटिक. समझ आ रहा है ये पॉइंट? Yes, sir. चेक करो आज की क्लास में कोई डाउट है तो, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस. इसको रिवाइज कर लेना अच्छी क्लास. हमने 2 अलग अलग क्लास पढ़ी हैं. पिछली क्लास में हमने तोड़ा था OH बॉन्ड, आज हमने पढ़ा है CO बॉन्ड. OH बॉन्ड में रिएक्टिविटी थी 1 to 3, CO बॉन्ड में 3 to 1. वो आपने याद करना है. और संडे को तुम लोगों का एक्स्ट्रा क्लास है, आयुपैक नेमिंग कंटिन्यू करेंगे हम एरोमेटिक का.
तो संडे की क्लास का आई विल सेंड यू द शेड्यूल. अगर कोई रीजन क्लास नहीं होगा तो आई लेट यू नो, बट अदरवाइज संडे 10:10 यू हैव योर क्लास फॉर IUPAC नेमिंग. और मैंने तुम्हें कल 3 वीडियो भेजे थे. टेस्ट 4 जिसमें मैं सॉल्व कर रहा था, टेस्ट 3 जिसमें मैं सॉल्व कर रहा था, और IUPAC नेमिंग का फर्स्ट वीडियो. तो जिसने IUPAC की क्लास नहीं अटेंड की थी वो देख लेना वो वाला वीडियो. क्लियर है? ओके. Yes, sir. Yes. तो अब जिसके भी डाउट्स होंगे तुम लोग संडे को पूछ लेना मेरे से डाउट्स. एंड प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट ओनली फर्स्ट 7 क्लासेस. उसमें फेल मत होना तुम लोग अब. ओके. हाँ बोलो राम. सर उससे डाउट का ही पूछना था जो भेजा था. अब मैं तुझे बता दूंगा, मैं तुझे कॉल कर दूंगा फिर कल. ठीक है, आई विल कॉल यू सम टाइम. ओके, ओके सर. चलो टेक केयर, बाय, गुड नाइट. थैंक यू सर. Thank